नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, लगातार बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आपने देखा कि प्रगति यात्रा पर पहुंचे नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि अब वो इधर से उधर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 बार गलती हो गई, लेकिन अब कोई भी ऑफर दे हम इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। लेकिन तेजस्वी यादव भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार वह भी जब अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा लेकर विभिन्न जिलों में जा रहे हैं तो वहां से मुख्यमंत्री पर कटाक्ष कर रहे हैं। आपने देखा कि कल ही वो बक्सर पहुंचे हुए थे और बक्सर पहुंचकर भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा प्रहार कर दिया है। अब इन दोनों की लड़ाई के बाद आपको बताते चले कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में अचानक एक बैठक बुलाई गई और मीडिया के सामने नीतीश कुमार के बारे में और नीतीश कुमार के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सरकार चल रही है उन सब के बारे में एक एक कर सारे पर्दे खोल दिए गए। खुल्लम खुल्ला सारी चीज़ें रख दी गई मीडिया के सामने। पहले आप उस बयान को सुन लीजिए कि जिसमें लगातार जो प्रवक्ता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो गठबंधन के बारे में और नीतीश कुमार के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं। आप नीतीश जी बार बार ये कह रहे हैं, 2 बार यात्रा में कहे हैं कि आप बहुत गलती हो गया, 2 बार गलती किया, हम अब दोबारा वहाँ पर जाएंगे नहीं। वो स्क्रिप्टेड था। वो पहले प्रेस रिलीज जारी हुआ था, उतना तो बार बार बोल ही लेते हैं। यात्रा में कहाँ कुछ बोले। यात्रा के दौरान जिस बात को लेकर के यात्रा है, उस यात्रा के संदर्भ में उनकी सधी हुई किसी प्रकार का राज्य हित में कोई प्रतिक्रिया बताएं, कोई फुटेज दिखाएं। ये 2 अरब 25 करोड़ 70 लाख रुपए का कैबिनेट से जो निर्धारण हुआ है राज्य के खजाने से उस यात्रा के लिए, उस पर मैं जानना चाहता हूं। उस पर बिहार की जनता जानना चाहती है। 2005 के बाद क्या हुआ, कौन कितने सुंदर बने, कौन कितने कुरूप बने, ये सवाल नहीं है बिहार का। 2005 के पहले कोई सुंदर नहीं था, सब कुरूप था। विश्व सुंदरी नहीं थी, राज्य सुंदरी नहीं थी, वो विषय अलग है। आज जरे हुए बीपीएससी के सवाल पर हमारी गंभीरता जितनी कल थी उतनी आज है। बीपीएससी, कोचिंग माफिया और बेबी प्रोजेक्ट, ये सब एक दूसरे के पूरक है। विदाउट कंसेंट टू गवर्नमेंट कोचिंग माफिया बीपीएससी से कैसे मिलता है? क्या सहमति थी राज्य की? राज्य की सहमति थी। कोचिंग माफियों से बीपीएससी कैसे मिला? आज मुझे पता चला कि नीट के सवाल जले हुए सरकार के अस्पताल में मिले हैं पैसे भी। राज्य के जिस कोने में, जिस जगह पर हाथ डालता है वहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। और बताइए। सवाल ये एक सवाल ये है, 13 साल से आपकी विधायक रही अर्चना यादव एक मकान को कब्जा कर रखी थी। 2022 के नीट के प्रश्न पत्र अगर जले हुए पीएमसीएच में मिले हैं तो ये गंभीर सवाल है और इस गंभीरता को शासन को गंभीरता से लेनी चाहिए। लेकिन जिस राज्य के अंदर में सिर्फ और सिर्फ लीक होता हो, पर्चे ही लीक होता हो, उस सरकार से उम्मीद भी कम होती है। एक सवाल है, आपकी पार्टी की विधायक रही अर्चना यादव पिछले 13 साल से एक मकान पर कब्जा की रखी थी उनके पति, और वो कल कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें खाली करना पड़ा। देखिए, जो कोई लीगल प्रोसेस है, किस बाबत किसने किसको लिखा, ऑलरेडी जो प्रक्रिया है कानूनी, उसका पालन होगा। आज आपके संज्ञान में आया, इसके पहले तो संज्ञान में नहीं था आपके संज्ञान में। अगर ये बात पहले से होता तो स्वाभाविक तौर पर संज्ञान में होता। लेकिन आप लोग खुद ही तो कह रहे हैं कि खाली करना पड़ा। कोई भी न्यायिक निर्णय से ऊपर थोड़ी है। हर कोई बेबी प्रोजेक्ट नहीं न्यायिक निर्णय बदलवा देगा। 13 साल से कब्जा तो था। ये कैसे कर सकते हैं? कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश में हुआ, इसके पहले तो कोई ने दावा नहीं किया। हमने कहा आप इतने दिन से आज तक में हैं,
आप इतना दिन से लीगल है कि अनलीगल है, कल अनलीगल आ जाएगा, खाली करना पड़ेगा तो आपको दोषी मान लेंगे। मैंने 13 साल से केस चल रहा है। वो जो लड़का जो पीएमसीएच हॉस्टल में रह रहा था, कब्जा करके रखा हुआ था, कई बार शिकायत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई। पीएमसीएच में कब्जा करके अगर वो लड़का विद्यार्थी रह रहा था, शासन उसको अगर समर्थन दे रखा है, क्योंकि बिन शासन के अस्पताल प्रशासन के मिली भगत के बगैर कोई व्यक्ति अवैध कब्जे में कैसे रह सकता है। और रहने के बावजूद भी अगर नीट के प्रश्न पत्र जले हुए मिले हैं, पैसे जले हुए मिले हैं, तो इस पर सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री को आकर के सफाई देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। मैं जानता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री बोलते नहीं है, लेकिन इस पर उनको सफाई देनी पड़ेगी। तो ये गंभीर सवाल है राज्य का। थैंक यू। भूल नहीं करनी चाहिए किसी को, हम हो या कोई हो। इतनी शक्ति निहित नहीं की जानी चाहिए। एक क्या कारण है भाई? कार्यकारी व्यवस्था जदयू के अंदर में है, सबको पता है। कार्यकारी व्यवस्था ने क्या क्या रंग खिलाया है, क्या क्या गुल खिलाया है पिछले 15 दिनों के अंदर में। जितने दिन तक वो बाहर रहे, मुख्यमंत्री मुखदर्शक रहे, चाह करके भी किसी से नहीं मिल पाए, दिल्ली में लौट आते हैं। टाइम मिलता है पीएम हाउस से, टाइम मिलता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, बैरन वापस आते हैं। इसलिए कि दो जो दिल्ली वाले हैं और दो जो पटना वाले हैं, पटना में पटना वाले देखते हैं, दिल्ली वाले देखते हैं। तो पूरी सरकार में अराजक स्थिति है। मुख्य सचिव बौना हो चुके हैं। जो भी मुख्य सचिव बिहार के अंदर में 18 के बाद, वो हर मुख्य सचिव एक पोस्ट ऑफिस बनकर के रह गया है। हर डीजीपी एक पोस्ट ऑफिस बनकर के रह गया है। डीजीपी की भूमिका दिखती नहीं। बिहार के जिलों में पदस्थापन की प्रक्रिया, प्रतिदिन यहां ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है भाई। प्रतिदिन ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है, चाहे जनवरी हो या फरवरी, चाहे हो शीतलहरी, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग दनादन काम कर रहा है बिहार के अंदर में। ये बात भी अचिंतता का प्रतीक है शासक का। हम बार बार कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई भी बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री हुए, अच्छा काम किए, उनके हम मान नहीं रखते हैं। आजादी के बाद बहुत से मुख्यमंत्री बिहार के अंदर में, सबने बिहार को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ किया। बट अभी वेयर इज गवर्नमेंट, वेयर इज चीफ मिनिस्टर, कहा? हम बार बार कहते हैं आप लोग के सामने कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार। पर आज क्या है? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये स्थिति बन गई है। तो गवर्नेंस में भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का केंद्र, संस्थागत भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। और उस भ्रष्टाचार में कोई और नहीं, कई लोग हैं। कोई अपने बेटा के डर से, कोई अपने बेटी के डर से, कोई कई तरह के उन पर शिकंजे के डर से। एक आईएएस अधिकारी पर बिहार में छापे पड़े, कई लोगों को नोटिस हुआ। सानिध्ता जिसने स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया, फिर चुप्पी सी आ गई। एक अधिकारी दलित परिवार का था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन जो और पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, अब पूरे एक अन्य मार्ग को चारों तरफ से घेर रखा है और पूरी शासन को अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे लोग जाकर के सानिध्ता प्राप्त कर ली है। इसलिए गवर्नेंस के नाम पर बिहार में भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ नहीं है। और ये नैतिक गठबंधन जो बिहार में चल रही है, इसमें हर कोई अपना छापा छाप रहा है, हर कोई अपना छाप छोड़ रहा है, हर कोई अपनी बहती गंगा में हाथ धो रहा है। लूट सको जो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएगा छूट। तो यात्रा का एक भी फुटेज मीडिया के साथी ने आज तक इतना दिन में नहीं दिखाया, एक भी बात करते हुए नहीं दिखाया। आखिर क्या है? दुर्गति यात्रा है कि नहीं है? पैसे का व्यय है कि नहीं? सरकारी खजाने का दुरुपयोग है कि नहीं है?
इन सवालों का उत्तर लगातार हम ढूंढते रहे, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान इस उत्तर को देने के बजाय सिर्फ थोथी दलील करती है। इसीलिए आप लोग को हमने कष्ट दिया था। आज और कोई आपके सवाल होंगे। आपने सुना कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने साफ साफ कहा है कि जो सरकार चल रही है, जो गठबंधन एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, वो हर स्तर पर फेल हो चुकी है। जो डीजीपी आर.एस. भट्टी के बारे में कहा कि उनको हटाने पर मजबूर किया गया, साथ साथ रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते की नोक पर पुलिस को रख रहे हैं और लगातार नेताओं को परेशान किया जा रहा है। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग एक बड़ा उद्योग बन गया है और नीतीश कुमार जो बार बार बोल रहे हैं कि हम 2 बार गलती कर चुके हैं, वो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड मुद्दा है। और इसके साथ साथ प्रशांत किशोर वाले मुद्दे पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और राजद ने अपना जो स्टैंड वो क्लियर किया है कि बीपीएससी मुद्दे पर राजद गंभीर है, लेकिन कोचिंग माफिया और प्रशांत किशोर एक दिखावा कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा भी उठा दिया है शक्ति यादव ने। उन्होंने कहा है कि पीएमसीएच में नीट पेपर मिलने वाला जो मामला है वो काफ़ी गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री का सफाई इस पूरे मामले में आना चाहिए, क्योंकि अवैध रूप से कुछ जो छात्र वहाँ रह रहे हैं, इसकी भी जो है सूचना निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।